हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं और लगभग 15 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। अभी अभी 23 दिसंबर के तीसरे शिफ्टों का पेपर समाप्त हुआ है। तो जिस तरह से इन 15 से 16 शिफ्टों में जीके, कंप्यूटर, करेंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे आ रहे हैं, तो लगातार इसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे 100 सवाल करा रहे हैं। तो और इस क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी फायदा भी उठा चुके हैं। बहुत डिट्टो सवाल उनके शिफ्ट में मिल रहे हैं। अब आपकी बारी होने वाली है। जिनका पेपर कल यानी 24 दिसंबर, 25, 26, 27 और 28 दिसंबर को या उनके बाद भी होने वाला है, तो आज के इस पूरे 100 क्वेश्चन को तैयार करना है। क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, जहां जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां वहां से प्रश्न कर रहे हैं। तो आज की सेशन भी आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, कंप्यूटर, करेंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल होंगे। तो इस क्लास को डिलीट होने से पहले आपको घोल कर पी लेना है सारे प्रश्नों को, जिनका पेपर बाकी है। देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं आपके पेपर में 110% के साथ कह रहे हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, जो आपके पेपर में बन सकते हैं। तो इसलिए अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इस क्लास को आप जरूर पूरा देखकर कल अपना पेपर अच्छा से देने जाइए। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो रहा है, एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है, तो उसके आधारित पर शाम को 7 बजे आपके लिए पूरे पेपर का हल दे रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो पी सुब्बाराव को किया गया था। पहले का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? बताइए, हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 सवाल केवल पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जा रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 के विजेता देश कौन है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 की विजेता देश कौन से हैं? तो भारत देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो अनुच्छेद 243 ZD के तहत जिला योजना समिति का गठन होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, तो आगे बढ़ने से पहले यदि जिनका एग्जाम आज 23 दिसंबर के पहले शिफ्ट में रहा होगा, यदि इस पीडीएफ को पढ़ के गए होंगे ना, तो भरतनाट्यम से जो सवाल पूछा गया था, हमने पूरे टॉपिक वाइज इसमें पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है। तो पहले लाइन में जो हमने आपको बताया ना कि सदिरट्टम को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भरतनाट्यम के नाम से। तो पहले लाइन में किया गया था और पहले ही लाइन से आज के पेपर में सवाल पूछ लिया गया था। जैसे जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे, तो इसी पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। प्लस करंट अफेयर के जो 2 से 4 सवाल आ रहे हैं वो भी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। रीजनिंग की तो बात ही छोड़ दिए, 25 के 25 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगा, यदि आप एक नज़र में इस पीडीएफ को कंप्लीट देख लेते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए मात्र 50 रुपीज़ का हमने कर दिया। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और एग्जाम में बैठने से पहले इस पीडीएफ को कंप्लीट देख लेना है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लगभग 75 नंबर का ये पीडीएफ होने वाला है, ठीक है। तो जिनको चाहिए कमेंट सेक्शन में या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ मंगा सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक मरा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? एक मरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8।
भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। यह त्योहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा का है, जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं। बताइए कौन सा त्यौहार है? यह त्यौहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा का है, जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं। तो नुआखाई में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो छऊ नृत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि जैसी क्लास अपलोड होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो तुरंत आप सभी के पास पहुंचेगी। तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को भी ऑन करके आपको रखना है, ठीक है। अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? अनुपमा भागवत ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये सितार से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। जैसे कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो बचा ये कौन? कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपिता ने यानी पति ने दी थी? बताइए। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो प्रणब मुखर्जी ने दी थी। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है? बताइए। किस राज्य सरकार ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया है? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय की बात करेंगे तो प्रकाश पादुकोण हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बुली शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? तो हॉकी खेल में किया जाता है बुली शब्द का प्रयोग। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो कपास की सबसे अधिक खेती की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? एकाम्बरेश्वर मंदिर ये बनवाया गया था पल्लव वंश के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर समाप्त होता है तो उसके आधारित पर शाम को 7 बजे आपके लिए क्लास भी दे रहे हैं। आपको डेली पूरा क्लास देखना है, जिनका एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6 जनवरी तक होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 6 जनवरी तक चलने वाले हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में किया गया था।
डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? बताइए, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की बात करेंगे तो वर्ष 2020-21 से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 25 को, किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का, जो कि गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया था? लक्ष्मीबाई कोल्हापुर ने जीती थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है ये 18 दिसंबर को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को, जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताएंगे। जीएसटी परिषद का मुख्यालय की बात करेंगे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था, किस वर्ष इसे अप्लाई किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? स्ट्राइक आउट ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसबॉल खेल से संबंधित है स्ट्राइक आउट शब्द। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? बताएंगे। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो भारत देश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से लिया गया, यानी भारतीय संविधान में जो द्विसदन प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है द्विसदन प्रणाली को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? 96वां ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो ओपेनहाइमर थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को, भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किस देश से उधार लिया है? बताएंगे। भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किस देश से उधार लिया है? तो यूनाइटेड किंगडम से उधार लिया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। मोठ की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? मोठ की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर लोदी के शासक के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। अक्टूबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने
किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी? अक्टूबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी? तो साथियों, आप सभी को बीएनएस से सवाल को पढ़ना है। बीएनएस जो टॉपिक है ना, इनसे लगभग 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि आपके पास नोट्स है बीएनएस का तो उसको कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इन जो अक्टूबर 2022 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी, ये रखी थी हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? परवेज शाह ने करवाया था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था? तो 69वें संविधान संशोधन ने। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला था? बताइए, स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला था? तो स्वप्ना कलिंगल को मिला था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। तो साथियों, कुछ मैथ के सवाल देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल हर शिफ्ट में मैथ के भी पूछे जा रहे हैं। जैसे मैथ के टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं। पहला तो टॉपिक आपको पढ़ना है प्रिज्म का चैप्टर, काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है। दूसरा, आपको प्रॉफिट लॉस का टॉपिक कंप्लीट करना है। तीसरा, परसेंटेज कंप्लीट करना है। चौथा, आपका SI एंड CI के टॉपिक पढ़ना है काफ़ी अच्छी तरीके से। ये 4 से 5 टॉपिक तो आपके जहन में होना चाहिए। LCM HCF भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक सवाल वहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार लेगी राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल आपका सबसे अधिक नंबर में होता है जो कि 2500। रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है जो कि 9% दिया है। टाइम आपका 3 वर्ष दिया है, बटे में 100 है। तो इसको आप हल करिए, 00 से 00 कैंसिल। 25 नवा आपका 225, 225 दिया कितना हो जाएगा बताइए? 25 नवा तो भाई 225 होगा। ठीक है, तो 225 गुणे 3 कितना होगा? 3 5 15 की 1, 3 दूना 6 7, 3 1 कम 3 375 होगा, जो कि सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा? 375। 375 मिस्टेक हो रहा है क्या? 25 का 100, 3 5 15 के 1, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6 या 675 होगा ना भाई। 3 दूना 6 होगा, 675 होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। 120 नोट बुक बेचने पर एक दुकानदार को 40 नोट बुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आप सभी से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो यदि हम प्रॉफिट अपन कास्ट प्राइस इंटू 100 लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें कास्ट प्राइस चाहिए, कास्ट प्राइस नहीं है, क्रय मूल्य नहीं है इसमें। लेकिन हम कास्ट प्राइस तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो कास्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस कितना है? 120 नोटबुक बेचने पर, यानी 120 नोटबुक बेच रहा है, लेकिन एक दुकानदार को 40 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। यानी कास्ट प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? आपका 80 रुपये आ जाएगा। कास्ट प्राइस हमारा 80 रुपये आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए कास्ट प्राइस 80 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा? प्रॉफिट अपन में कास्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट यहाँ से कितना है भाई? 40 है। कास्ट प्राइस कितना अभी हमने निकाला था? 80, 100 हो जाएगा। 40 से कम 40, 40 दूना 80, 2 1 कम 2, 2 5 10 यानी 50। यानी प्रॉफिट परसेंट यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 50% का, जो कि साथ ही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए सवाल का राइट आंसर दीजिए।
पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप सभी को बताना है। जब आप सभी से प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता तो फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई करेंगे, n+1/2 इसका फॉर्मूला, n की जगह 40 जो पूछे गया रहेगा +1/2 यानी 41 का आधा कितना हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा, जो कि इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फॉर्मूला अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। इस सवाल को हल करिए। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए तो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए तो क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी से पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, 4πr² होता है। 4 अप्लाई लिख देंगे इसमें, पाई का मान हम 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन r² कितना लिखेंगे किसी को नहीं मालूम है, तो r यहाँ से हम निकाल सकते हैं। r कैसे निकलते हैं भाई, जब व्यास दिया यानी डायमीटर हमें दिया है, जब डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिया है तो r की फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, r बराबर d/2 होता है। अब जानते हैं तो d की जगह डायमीटर 42 दिया है तो इसका आधा यानी 21, यानी r की वैल्यू यहाँ से 21 आ गया, यानी रेडियस यहाँ से 21 सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें हम रख सकते हैं r² की जगह हम 21 रखेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सभी को समझ में आया, डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिया है लेकिन हमें r निकालना है, तो r का हम d/2 के सहारा से निकाल सकते हैं। तो r बराबर d/2 होता है, ठीक। तो d की जगह 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर r आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, 4πr², 4 पाई की वैल्यू 22/7, r देखिए भाई स्क्वायर में है तो 21 हमारा है तो हम 2 बार लिख देंगे, 7 × 7 7 × 21, 22 × 88, 88 × 3 और 1 सेकेंड, 88 × 21 या 63 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, तो इसका निकल के आएगा आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 5544 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को। यदि a/b 7/9 है और b/c 5/6 है तो c और a का क्रमशः अनुपात ज्ञात करिए। तो साथियों सवाल क्या पूछा, जैसे कि a/b है और यहाँ से हम अनुपात c भी लिख लेते हैं, जैसे कि a/b कितना दिया है प्रश्न में, 7/9 दिया है। उसके बाद b और c कितना दिया है, 5/6 दिया है। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करते हैं, जब इस तरह का सवाल आता है, आप जानते हैं कि 9 इधर है तो इधर बढ़ा दीजिए, 5 इधर है तो 5 इधर बढ़ा दीजिए, सिंपल सा। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई आपको करना है, 7 × 5 = 35 इधर से हो जाएगा, 9 × 5 = 45 इधर से हो जाएगा, 9 × 6 = 54 इधर से हो जाएगा। अब हमसे पूछा कि इसका c और a का पूछा है, c देखिए 54 है और a कितना है, 35 है, यानी c और a का अनुपात यहाँ से कितना हो जाएगा, 54/35 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, कितना आसान सवाल है ये सवाल आएगा तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। सेम यही आपको करना है, जैसे यहाँ पे देखिए 9 था तो हमने यहाँ पे 9 बढ़ा दिया, यहाँ 5 है तो आपको इधर बढ़ा देना है और सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, जिसका पूछा उसको रख देना है। c और a का पूछा, देखिए c यहाँ पे लास्ट में गुणा करने पे 54 आया है और a देखिए लास्ट में गुणा करने 35, 54/35 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को। अरविंद ने RS 450 में किताब खरीदी और उसे 500 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथ ही यदि आप कोई सामान 450 रुपये में खरीद रहे हैं और घर जाकर उसे 500 रुपये में बेच दे रहे हैं, यहाँ तो आप सभी को 50 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है, जो पहले आपने स्टार्टिंग में खरीदा है 450 रुपया से, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 5 9 45। अब साथ ही हम आप सभी से पूछ दें कि 100/9 कितना होता है, कोई बता सकता है 100/9 कितना होता है। तो सर जी 11 सही 1/9 होता है, ये तो आप सभी को मालूम होगा, परसेंटेज का पहला टॉपिक यही सब आपको सिखाया जाता है। तो कितना हो जाएगा, जब 9 का भाग हम 100 में देंगे तो 11 सही 1/9, तो कौन सा ऑप्शन है, 11 सही 1/9%, जो कि सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए रीजनिंग के सवाल है, इस सवाल को हल करिए आप लोग, क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर।
कथन दिया है सभी घोड़े गधे हैं, यानी सभी घोड़े। बस इस सवाल का राइट आंसर आपको कथन बनाना आना चाहिए। जैसे देखिए कथन हम बनाते हैं, सभी घोड़े यानी हॉर्स को हम डिनोट करें घोड़े से, यच से, तो सभी घोड़े क्या है भाई, गधे। गधे का मतलब हम डंकी से डिनोट करें, डी से, ठीक। उसके बाद सभी गधे खच्चर, यानी ये जो सभी गधे हैं ना, क्या है भाई, खच्चर, यानी खच्चर को हम के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, क्या सभी गधे घोड़े, पहला निष्कर्ष देखिए, क्या सभी गधे घोड़े हैं? आपके अनुसार क्या सभी गधे जो हैं क्या डंकी घोड़े हैं? नहीं भाई, क्योंकि सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे घोड़े नहीं है, यानी पहला तो हमारा निष्कर्ष गलत लग रहा है। उसके बाद दूसरा, कुछ खच्चर क्या गधे हैं, यानी कुछ खच्चर क्या गधे हैं, बिल्कुल है भाई, यानी दूसरा बिल्कुल निष्कर्ष ठीक लगा है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो इस सवाल का दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? काफी लंबा चौड़ा आपका श्रृंखला दिया है, लेकिन इसमें दो संख्याओं को बदलना है, जो कि हमें ऑप्शन का मदद लेकर ये 46 बराबर 46 करना है, यानी LHS बराबर RHS हमें इसमें करना है। चलिए तो समीकरण को बनाते हैं। पहला ऑप्शन पहले उठाकर 2 और 4 को हम बदलेंगे इस समीकरण में, जहां 2 रहेगा वहां पे 4 रख देंगे, जहां पे 4 रहेगा वहां पे 2 रख देंगे। देखिए 12 गुणे 2 है तो 4 रख देंगे, -6 इंटू 7 प्लस 3 गुणे 5 इंटू 4 है तो 2 में बदल देंगे, प्लस 10। इसको सॉल्व करके हमें ये 46 आंसर लाना है। समीकरण बन गया है भाई, पहले ऑप्शन का सहारा लेकर इसमें बॉड मास के हम लगा दिया जाए, 12 चौं 48, ठीक, भाग तो है नहीं तो हम पहले गुणा ही कर लेते हैं, माइनस 6 से 42, इधर से 42 हो जाएगा, प्लस 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 15 दूना 30, 30 प्लस 10 इधर से। अब देखिए ये प्लस 48 है, इन तीनों को जोड़ना है और -42 करना है, 48 10 58, 58 और 30 कितना हो जाएगा 88, 88 में से 42 को करना है माइनस, तो कितना आएगा 46 तो आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आसान सवाल हुआ कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। तो रीजनिंग का एक और सवाल देखिए, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फाइन को 96 32 के रूप में कूटबद्ध किया गया, लाइन को 29 46 के रूप में कूटबद्ध किया गया, उस भाषा में यफ के लिए कूट क्या होगा? सॉल्व करेंगे। जैसे हमसे केवल यफ का कोड पूछा है, जैसे फाइन में 4 अक्षर हैं, ध्यान से बस इसको सॉल्व करते रहिए, बिल्कुल 1 सेकंड का ये सॉल्व है। 9632 फाइन में 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड भी किया है। लाइन में 4 अक्षर है, इसके लिए भी अलग 4 अक्षर कोड किया गया। पूछा किसका? यफ का। जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइन किस में है, यफ केवल किस में है? यफ तो केवल फाइन में है, लेकिन लाइन में यफ है नहीं, इसका मतलब कि कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे इलिमिनेट का। इलिमिनेट हम किसको करेंगे? जो इनका कोड हुआ होगा, यानी इस नंबर को इलिमिनेट करेगा और जिसमें यफ रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा। तो यफ तो केवल फाइन में है, यानी हमारा आंसर या तो 9 होगा या तो 6 हो जाएगा, या तो 3 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि यफ तो केवल एक ही में फाइन में, यानी हमारा आंसर इसी में होगा। चलिए तो कोड को इलिमिनेट करते हैं। देखिए 9 फाइन में है, लाइन में भी 9 है तो ये 9 9 इलिमिनेट हो जाएंगे। 6 देखिए फाइन में है और लाइन में भी 6 है तो ये भी इलिमिनेट हो गया। 2 देखिए फाइन में है और लाइन में भी 2 है तो ये भी इलिमिनेट हो गया। अब देखिए एक नंबर बच रहा है फाइन में 3, तो यही एफ का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए एक तरह का ये सॉल्व भी पूछे जाने पेपर में। एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई टू एक्ट को ZX MN HO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। एक्ट योर एज को CO MB ZX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूट भाषा में एक्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों इसमें पूछ दिया इस बार अक्षर का एक्ट का। जब पहला सिंगल पूछेगा तो हम कॉमन ही चेक करेंगे। देखिए एक्ट इसमें भी है, एक्ट इसमें भी है, इसका मतलब कि इस बार दोनों में हमें एक्ट मिल चुका है।
लेकिन जो फाइन वाले में यफ केवल एक ही मिला था, लेकिन इसमें देखिए एक्ट दोनों मिल गया। इसका मतलब कि एक्ट कॉमन दोनों मिला, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई कोडिंग हमें कॉमन मिलेगा। देखिए देखिए जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, दोनों को कोड में देखिए जेड एक्स कॉमन है, यानी एक्ट का कोड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 11, 18, 25, 32, 39 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला दिया है 11, 18, 25, 32, 39 क्वेश्चन मार्क है। 11 से 18 यानी +7 किया है, उसके बाद 18 से 25 इसमें +7 किया, 25 से 32 इसमें +7 किया, 32, 39 +7, लॉजिक +7 का लग रहा है, यानी इस 39 में प्लस हम 7 कर देंगे, 39 7 46, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमारा आंसर 46 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। इस सॉल्व को सॉल्व करिए। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक वृत्ताकार मेज है, इसका केंद्र है, इसमें 6 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। ई और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है, तो ई और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो ई को यहां बैठा देते हैं, सी को यहां बैठा दे तो बीच में ए को बैठा देंगे, तभी तो भाई ई और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी ए होगा। ए जब बीच में रहेगा तभी तो दोनों का पड़ोसी होगा सी और ई का। ठीक, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी बी है, डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी बी है, सी तो ऑलरेडी यहां बैठा है, तो डी को हम कहां बैठा दे भाई, यहां बैठा दे, तो बी बीच में बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, जब बी बीच में बैठेगा तभी तो डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी बी होगा। जिस प्रकार ई और सी का निकटतम पड़ोसी ए बना था, तो सेम दूसरा लाइन भी यही दिया है। ठीक, सभी को क्लियर हुआ? ठीक, तो जैसे सी यहां बैठा था तो सवाल बोला था सी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी बी है, तो डी को यहां बैठा दीजिए, बी को यहां बैठा दीजिए, ये भी बैठ चुका है बी, जो कि दोनों का पड़ोसी है सी और डी का। सवाल देखिए, एफ जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, डी के ठीक दाएं एफ बैठा है, तो डी ऑलरेडी यहां बैठा है, तो इसके जस्ट राइट साइड में एफ बैठ जाएगा। दायां बायां आपको मालूम होना चाहिए, दायां मतलब राइट होता है, लेफ्ट मतलब बायां होता है। सवाल बोला देखिए, साफ साफ बोला कि डी के ठीक दाएं, यानी डी के राइट साइड में एफ, दाएं का मतलब राइट होता है, तो एफ को हमने बैठा दिया। सवाल कंप्लीट हो गया। लास्ट में सवाल कुछ पूछा, उसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एफ और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है? एफ और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एफ यहां बैठा है, ए यहां बैठा है, तो इनका दोनों निकटतम पड़ोसी ई है। देखिए बीच में ई है ना, यही वाला, तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को सॉल्व करने में? इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल मेरे दोस्त राइट आंसर है। एफ और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी ई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। जैसे फीस का कोड 4268 लिखा है, रेट्स का कोड इतना लिखा है, पूछा किसका, यस का, तो कॉमन चेक करिए ना। यस देखिए फीस में भी है और रेट्स में भी है, तो इसका मतलब कि यस यस दोनों में कॉमन है, यस इसमें भी है, यस इसमें है, तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। 2 देखिए इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी यस का कोड क्या होगा, 2 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। जून 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हमने आपको कल बताया था, जो रात में क्लास दिया था, कि वर्तमान में कौन क्या, पढ़ लीजिए। आज के तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे। वर्तमान में कौन क्या पढ़िए, खासकर राज्यपाल उपराज्यपाल देखिएगा। ठीक है, जून 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? गांधीनगर में किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, 58 को। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर देश की बात करते हैं तो अमेरिका देश था। पहले ऑप्शन पे अमेरिका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, 59 को। उजाला योजना कब शुरू किया गया था?
उजाला योजना कब शुरू किया गया था? 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? तो 1928 में जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो स्टरीन कीरे को दिया गया। हिंदी की बात करेगा तो गगन गिल को मिला है। कल हमने सॉल्व कराया था। तो डेली का डेली आपको क्लास करना है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हमने आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है। जितना भी क्लास प्लेलिस्ट में सारे को देख लेना आपको, जिनका एग्जाम अभी 6 जनवरी तक होने वाले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? तो शतरंज के खेल में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे, जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। बताइए कौन इनमें से जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो पंचायती आते हैं, जो कि भारत के संविधान के 9वें के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को निवारण करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद जो कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है, तो अनुच्छेद 63 करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 को। कैलाश सत्यार्थी को किसके क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? कैलाश सत्यार्थी को किसके क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो शांति के क्षेत्र में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे 66 को। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं आप लोग? तो श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लस एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में भूलिएगा नहीं, सबको बताना है। ओके। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो उस समय इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को और भी क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को और भी क्या कहा जाता है? तो दहिया कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 को। एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो साथियों जो एक स्थानांतरण खेती है बेवर, ये किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रचलित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 को। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? बताइए किस योजना में मुख्य नारा था अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर, इसका प्रयोग किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो ध्यान रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 को। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2013 में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 को हल करिए। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है, यानी किस खेल में? तो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है रोल इन शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे 76 को। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीत लिया? तो वर्ष 1951 में जीता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77।
ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1913 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। एकलव्य अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? एकलव्य अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो प्रत्याशा रे को दिया गया, जो कि तैराकी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में विजेता कौन सा देश था? बताइए, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में विजेता देश की बात करते हैं तो कौन सा देश था? बताएंगे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, भारत देश था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? चीन देश में। ठीक है, अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गोवा राज्य के जनजाति द्वारा कुणबी नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तेलंगाना है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 को हल करेंगे। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? तो सबला योजना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, 83 को। निम्नलिखित में से क्रेटर झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, क्रेटर झील किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, तो इस सवाल का राइट आंसर कौन बता सकता है? क्रेटर झील, बताइए कमेंट सेक्शन में इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त मेरे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों, लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो रानी मच्चैया को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 86 को। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 को। 500 साल पुराना सत्रिया नृत्य भारत के किस हिस्से के वैष्णव मठों से आता है? तो सत्रिया तो असम का है, लेकिन 500 साल पुराना किस हिस्से के वैष्णव मठों से आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोत्तर हिस्सा से आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? वार्षिक नौका दौड़ तो ये मनाई जाती है केरल राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को सॉल्व करेंगे। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक पर्व है? तो असम राज्य का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? बताइए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया था? तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महिला ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, वो भी महिला ने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, मिताली राज ने प्राप्त किया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। भारत किस वर्ष में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया था? भारत किस वर्ष में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया था? ध्यान रखिएगा, 2023 की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 2 रजत पदक जीते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था? यानी कितने किलोग्राम में रजत पदक जीती थी?
जो भारोत्तोलन मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो ये 49 किलोग्राम में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने कुल पदक 6 जीते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पर था? पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो चीन देश था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। एक तरीका है जिसे अपने ब्राउजर में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो दोस्त मेरे, बुकमार्क एक ऐसा तरीका है जिसे अपने ब्राउजर में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? ईमेल मैसेज कंपोज करते समय आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित कौन नहीं होता है? तो देखिए, फ्रॉम होता है, टू होता है, सीसी होता है, लेकिन OCC नहीं होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर। नेट बैंकिंग को किसके रूप में भी जाना जाता है? नेट बैंकिंग को किसके रूप में भी जानते हैं? चलिए, सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइए क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। तो साथियों, पूरे 100 सवाल हमने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में 100 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। लगातार आपके लिए हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और जो आप ग्रुप में इस क्लास को वहाँ पर भी शेयर करेंगे ताकि उन सभी को क्लास मिल जाए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं और वो पता भी लगा सके कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे रहे हैं। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे टॉपिक से मैंने क्लास लिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे का पेपर जिनका भी होगा दूसरे तीसरे शिफ्टों में, वो क्लास अच्छी तरीके से देख कर ही कल सुबह 8 बजे क्लास जाएंगे। कल भी आपके लिए क्लास आने वाली है, काफ़ी शानदार तरीके से एक ही क्वेश्चन होगी इसमें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहे हैं। आप सभी को अपना मेन ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, फोटो ले जाना है। इतने डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से लेकर जाना है। पेपर रिलैक्स वे में जाइए। पेपर अच्छे आ रहे हैं, हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे आ रहे हैं। जो आप पढ़ रखे हैं वही सवाल आ रहे हैं। जितना आप पढ़ें उसको रिवीजन करिए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।